हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक 9 का जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी पिछले 1 से लेकर 8 जो मॉक हैं उसका जीएस एनालिसिस कर चुके हैं और आपने ये भी देखा होगा ये जो 1 से 8 लाइव मॉक हैं जिसका मैंने जीएस एनालिसिस करवाया है उसमें कराए गए काफी क्वेश्चन क्या हुए हैं वो रिपीट हुए हैं। तो ऐसा सिर्फ मूक में नहीं होता, ऐसा एग्जाम में भी होता है। तो प्लीज इस एनालिसिस को अच्छे से देखें, नोट डाउन करें और बाकी वीडियो को एंजॉय करें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक आयोजित हुई थी। बात हुई है सर्वोच्च न्यायालय की, तो जानते हैं कि भारत में सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय कब बनी थी। तो सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो बनी थी कैलकटा में, जिसे कहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। और ये कब बनी थी? 1774 में। और किस एक्ट के थ्रू बनी थी ये? तो ये बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। और ये जो चीफ जस्टिस थे इनका नाम क्या था? इनका नाम था एलिजा इम्फ। क्या नाम था? एलिजा इम्फ। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट का गठन हुआ और इस फेडरल कोर्ट का एक चीफ जस्टिस था प्लस में 2 अदर जजेस थे। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित हुआ। कब पारित हुआ संविधान? संविधान पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को। सही इसी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को ये जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनी थी इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और स्वतंत्र भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो इस टाइम पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम था H.J. कानिया। और इनके अलावा कितने जजेस थे? तो इनके अलावा 7 अदर जजेस थे, 7 और जज थे। इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कितने जज हैं? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 अदर जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली बैठक या इसे कहें कि इनॉग्रेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कब हुआ था? 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा इज डिराइव्ड फ्रॉम। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा निम्नलिखित में से ली गई है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच से, ब्रिटिश से या कैनेडियन से? सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये कहां दी हुई है? तो ये दी हुई है आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में। तो ये जो आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो कैबिनेट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? लोकसभा के। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। बाकी आर्टिकल 75 के बारे में मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। बाकी आर्टिकल 75 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 इसमें दिया हुआ है कि जो पीएम है, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को भी, जो कैबिनेट है
उसको भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। आर्टिकल 75 के क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है? तो क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि ये जो मिनिस्टर है ये ऑफिस होल्ड कब तक करेंगे? ये ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद अनुसार। बाकी मैंने आपको बता दिया 75 फर्स्ट के क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। अब मैं क्लॉज 4 बता देता हूं आपको। तो 75 के क्लॉज 4 में दिए हुआ है ओथ, और इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। क्लॉज 5 में क्या दिया हुआ है? क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि अगर ये 6 महीने तक किसी भी हाउस में, वो हो राज्यसभा या लोकसभा, इसके अगर मेंबर नहीं बनते हैं तो इनसे ये मिनिस्टर का पद जो है, ये जो मिनिस्ट्री है, वो छीन ली जाएगी। बाकी 75 के क्लॉज सी में सैलरी एंड अलाउंसेस दिए हुए हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसके? ये मिनिस्टर्स के। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा ली कहां से गई है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से लिए, जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है, और क्या लिया है अमेरिका से हमने? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से लिए हैं हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने कहां से लिए? ये हमने लिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है? तो ब्रिटिश से लिया है हमने कैबिनेट सिस्टम, और हमने ये जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी से ही हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, इससे ही हमने बाइकैमरलिज्म लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर को दी जाएंगी, ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द 42nd अमेंडमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चेंज मेड बाय दिस अमेंडमेंट। 42वें संशोधन को अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के तहत कौन कौन से संशोधन किए गए थे। तो 42nd अमेंडमेंट लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रेम्बल में संशोधन किया गया। प्रेम्बल में क्या संशोधन किया गया? प्रेम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इन वर्ड्स को जोड़ दिया गया। और 42nd अमेंडमेंट के तहत ही पार्ट 4th ए को ऐड किया गया। पार्ट 4th ए में क्या था? पार्ट 4th ए में था फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके तहत ही जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट्स को कहां डाल दिया गया? उन सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से अब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स थे कौन कौन से थे? एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एटसेट्रा, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। अब इन पर जो है सेंटर भी कानून बना सकता था। यानी क्या किया? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को किस में डाल दिया? कंकरेंट लिस्ट में। और क्या हुआ था इस अमेंडमेंट के थ्रू? इस अमेंडमेंट के थ्रू मॉडिफिकेशन हुआ था। किस किस में मॉडिफिकेशन हुआ था?
जुडिशरी लॉज में मॉडिफिकेशन हुआ था, किसमें? जुडिशरी में मॉडिफिकेशन हुआ था। और किस में मॉडिफिकेशन हुआ था? और इमरजेंसी प्रोविजंस में मॉडिफिकेशन हुआ था। किस में हुआ था? इमरजेंसी प्रोविजन में मॉडिफिकेशन हुआ था। और क्या हुआ था? और डीपीएसपी, इसमें संशोधन हुआ था। क्या क्या हुआ था? आर्टिकल 39A ऐड किया गया था, जिसके तहत फ्री लीगल एड दी गई थी वर्कर्स को। क्या दी गई थी? फ्री लीगल एड। और क्या संशोधन हुआ था? आर्टिकल 43A जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कर दिया गया। और क्या हुआ था? और डीपीएसपी में आर्टिकल 48A जोड़ दिया गया, इसके तहत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई। तो एक तरह से आप देख सकते हो कितने सारे संशोधन किए एक अमेंडमेंट के थ्रू। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पूछा है कौन नहीं है। इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रेम्बल, ये भी हुआ था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 वर्ड जोड़े गए थे ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ऑप्शन 3, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी संविधान में है। और कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। तो ये संशोधन 42 अमेंडमेंट के थ्रू नहीं हुआ था, तो यही इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन 4, रिस्टोरेशन ऑफ प्री इमरजेंसी स्टेटस, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी हुआ था, इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस लाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड दंती दुर्ग ऑफ द राष्ट्रकूटा किंगडम, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना? इंदिरा थर्ड, गोविंदा थर्ड, अशोका या कृष्णा फर्स्ट? देखो, सबसे पहले जब भी राष्ट्रकूटा मेरे दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में आती है ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल। अब ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल थी क्या? ये त्रिपक्षीय जो युद्ध था, ये किस किस के बीच में था? ये था गुज्जर प्रतिहार्स के बीच में, राष्ट्रकूटास के बीच में और पालास के बीच में। और किसके लिए था? ये था इसके लिए, कन्नौज के लिए, जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ परफ्यूम। और इसके लिए क्यों था? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कन्नौज है, एक तो ये गंगा नदी के सहारे बसा हुआ है, दूसरा ये बहुत फर्टाइल लैंड था, और यहाँ पर जो इकोनॉमी थी वो काफी उन्नत थी, जिससे जो भी यहाँ पर राजा होता उसको एक एडवांटेज मिलता। एक तो ये पूरे नॉर्दर्न रीजन, ये जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर कब्जा कर सकता था। तो इसलिए ये स्ट्रगल चल रही थी। और इस स्ट्रगल का टाइम पीरियड क्या था? इस स्ट्रगल का टाइम पीरियड था लगभग 800 एडी से लेकर 1000 एडी के बीच में। अब एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि पाला डायनेस्टी, गुज्जर डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर्स कौन थे? तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला, और गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे नागभट्टा फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दंती दुर्ग। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो दंती दुर्ग थे, ये फाउंडर थे राष्ट्रकूटास के, और इनको सक्सीड किया था उन्होंने जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था। ये कैलाश टेम्पल कहाँ है? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। और ये मोनोलिथिक केव टेम्पल है। अब ये मोनोलिथिक केव टेम्पल का मतलब क्या है? ये जो मंदिर बनाया गया है, ये एक रॉक थी, उसी को काटकर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का, मतलब कितना अद्भुत आर्किटेक्चर है ये। और ये कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था? ये कैलाश टेम्पल बनवाया था कृष्णा फर्स्ट ने। और ये कृष्णा फर्स्ट ही हैं जिन्होंने सक्सीड किया था किसको? दंती दुर्ग को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा फर्स्ट। अशोका तो हो ही नहीं सकते। अशोका ने सक्सीड किया था बिंदुसार को, और बिंदुसार को और बिंदुसार ने किसको सक्सीड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया?
निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 में, 42 में, 19 में या 39 में? 1942 में क्या हुआ था? 1942 में लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति। और इस समय ग्वालियर टैंक पर झंडा किसने फहराया था? ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया था अरुणा अशरफ अली ने। और ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, यानी इस मूवमेंट के शुरू होने से पहले ही काफी सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कईयों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कईयों को जेल में भर दिया गया। इस समय जो अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था वो किसने चलाया था? तो इस समय जो अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था वो चलाया था उषा मेहता जी ने। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही गांधी जी ने, सैफुद्दीन किचलू, सत्येंद्र नाथ, इन सब ने आंदोलन चलाया, जिसके तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद एक पीस मूवमेंट चलाया था, यह एक शांति विरोध था, और वो कहां हो रहा था? वो हो रहा था जलियांवाला बाग में। और वो दिन कौन सा था? वो दिन था 13 मई 1919, और ये बैसाखी का दिन था। तो इस दौरान क्या किया? इस दौरान जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए इसे कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये 1939 में क्या हुआ था? 1939 में जो एक सेशन था, कौन सा सेशन था वो था त्रिपुरी का सेशन। इस त्रिपुरी के सेशन की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुए। किस किस के बीच में हुए थे? वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी के और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में। पट्टाभी सीतारमैया को जो सपोर्ट था वो गांधी जी का सपोर्ट था। पर इस वोटिंग का नतीजा ये हुआ कि त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी चुन लिए गए, और इसको गांधी जी ने पर्सनली ले लिया। उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और ये बात जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए इन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता को क्या किया? त्याग दिया। फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इस सेशन की अध्यक्षता छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो वो की थी 1931 में। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पर इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? ये तीनों हुई थी लंदन में। सेकंड हुई थी 1931 में, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और जो तीसरी थी 1932, इसमें भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था जो लॉन्च किया था, उसको निरस्त कर दिया था 1931 में। क्योंकि क्या हुआ था इस टाइम पे? इस टाइम पे हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इसके तहत जो तय हुआ था, क्या तय हुआ था? कि गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको निरस्त कर देंगे। तो बाकी इसका आंसर था 1931। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डिड द तिभागा मूवमेंट एन इंडिजिनस पीजेंट एजिटेशन टुक प्लेस बिटवीन 1946 एंड 1947? 1946 और 1947 के बीच स्वदेशी किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? इसको समझने के लिए थोड़ी सी भूमिका समझते हैं, एक पूरी इसके पीछे की कहानी समझते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ऐसा हुआ 1946 में बंगाल में एक मूवमेंट शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? बंगाल के पीजेंट्स द्वारा। और ये मूवमेंट शुरू क्यों किया गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा था, बंगाल के जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको क्या कहा जाता था? जिनको जोतेदार कहा जाता था। ये वो थे जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी।
तो ये क्या करते थे, अपनी उस भूमि को बर्गरदार्स को दे दिया करते थे। किसको दे दिया करते थे? बर्गरदार्स। अब ये बर्गरदार्स कौन होते थे? ये वो थे जिनके पास कोई भूमि नहीं होती थी और वो अपने लिए जो भी अन्न वगैरह उगाते थे वो किनकी लैंड पर उगाते थे? इन जोतेदार की भूमि पर। अब क्या होता था, ये जो बर्गरदार्स थे, जो कुछ भी उगाते थे तो उसका आधा हिस्सा, ये पहले तो ये अपनी जो पूरी फसल है वो जोतेदार को दे देते थे। बाद में जोतेदार क्या करता था, आधा हिस्सा अपने पास रखता था और आधा हिस्सा किसको दे देता था? आधा हिस्सा बर्गरदार को दे देता था। जैसा कि बर्गरदार मानते थे कि ये सही नहीं है, क्योंकि जोतेदार कुछ कर भी नहीं रहा है, सिर्फ उसका लैंड है, फिर भी वो पूरा आधा हिस्सा लेके चला जाता है। तो 1940 में एक कमीशन बना था जिसका नाम था बंगाल लैंड रिवेन्यू कमीशन। इस कमीशन के तहत इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि 1/3 हिस्सा ही जोतेदार को देना चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ कि ये मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट के तहत क्या हुआ कि बर्गरदार्स ने ये कहा कि हमको चाहिए 2/3 हिस्सा, और जोतेदार को हम कितना देंगे? हम खुद देंगे उस क्रॉप का कितना हिस्सा? 1/3। इसीलिए इसे कहते हैं ती भागा। 3 में से 1 हिस्सा को ही बोलते हैं ती। तो ती भागा हिस्सा हम किसको देंगे? जोतेदार को। और 2/3 हिस्सा किसके पास रखेंगे? अपने पास। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा नहीं चला था, ज्यादा टाइम नहीं चला था, क्योंकि ये काफी रिच होते थे, इनके पास मतलब पैसा था और मैन पावर भी अच्छी खासी थी, तो इन्होंने इनको खूब दबाने की कोशिश की। और हुआ भी असल में ये कि ये मूवमेंट ज्यादा दिन नहीं चल पाया। तो इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इसी मूवमेंट को कहा जाता है तिभागा मूवमेंट। यानी 1/3 हिस्से के लिए जो मूवमेंट शुरू हुआ था बंगाल पीजेंट्स द्वारा, उसे क्या बोले जाता है? उसे बोला जाता है तिभागा मूवमेंट। कहां शुरू हुआ था? बंगाल में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एम्परर अकबर मूव्ड द कैपिटल टू लाहौर इन 1585। When did he shifted the capital back to Agra from लाहौर? सम्राट अकबर ने 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने राजधानी को लाहौर से आगरा कब वापस स्थानांतरित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा हम अकबर के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था अमरकोट में, एक राजपूत फैमिली के घर पर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था राणा प्रसाद। अकबर के पिता का नाम क्या है? अकबर के पिता का नाम है हुमायूं। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हामिदा बानो बेगम। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला? तो इनका शासनकाल चला था 1556 से लेकर 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1556 में एक बैटल हुई थी जो थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इस समय अकबर जो है वो 14 साल के थे। तो इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था और सूरी वंश की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेमू। इनका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये बहुत साहसी सेनापति थे। इन्होंने लगभग लगभग अकबर को हरा दिया था। इनकी आंख में तीर ना लगता और ये गिर के मूर्छित ना होते ना, ये बेहोश ना होते, तो अकबर कभी भी ये वॉर नहीं जीत पाता, बैटल ऑफ पानीपत। और कौन सी बैटल अकबर के टाइम पीरियड में लड़ी गई है? तो एक है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें भी अकबर नहीं लड़ा था, ये 1576 में लड़ी गई थी और ये इनकंक्लूसिव वॉर थी। इसका कोई निर्णय नहीं निकल कर आया था। ये वॉर किस किस के बीच में लड़ी गई? ये लड़ी गई थी राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप जी के बीच में। बाकी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। इसके 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स, जिसमें ज्यादातर जो हाई पोस्ट थी वो हिंदूज को भी दे रखी थी। जैसे टोडरमल, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोडरमल ही लेकर आए थे दहशाला सिस्टम। अब ये मुझे बताना, दहशाला सिस्टम होता क्या है? इसमें 10 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है, किसका रखा जाता है एक बार बताना मुझको, है ना। और राजा बीरबल, इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था महेश दास। और ये इकलौते थे जिन्होंने दीन इलाही अपनाया था।
ये जो दीन इलाही था, ये अकबर कब लेकर आया था? 1581 में। ये एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी धर्मों के जो गुण हैं वो लिए गए थे। और कौन थे इनके टाइम पीरियड में? तानसेन, जिनका नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने राजपूतों के साथ मैरिज अलायंस बनाया था, जैसे कि आमेर के जो राजा थे जिनका नाम था राजा भारमल, इनकी बेटी थी जिनका नाम था, ये कछवा रूलर थे, इनकी बेटी थी जिनका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था उनका? जोधाबाई। इनके साथ अकबर ने शादी की थी। और अकबर और जोधाबाई के बेटे ही थे जहांगीर, जिनका नाम था सलीम। बाकी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया मैं। गुजरात की विक्ट्री के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया गया था, जिसे गेटवे ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। और ये बुलंद दरवाजा बनवाया कहां था? ये बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर लेके गए थे। कब गए थे? 1585 में। किस लिए? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, इनका एक भाई था लाहौर वाले रीजन में, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए इन्होंने कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर दिया। लेकिन 1599 में दक्कन पर कब्जा करने के लिए, दक्कन पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमाए रखने के लिए इन्होंने वापस से कैपिटल को कहां शिफ्ट कर लिया? इन्होंने वापस से कैपिटल को लाहौर से आगरा शिफ्ट कर लिया। तो आंसर है 1599। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द रिवर ब्रह्मपुत्र नॉट फ्लो? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम या फिर वेस्ट बंगाल? तो मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का रूट दिखाता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहां से, इसे कहते हैं चैमयूंगडुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर कहां पर है? ये है तिब्बत में। और तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सांगपो। और ये कहां से भारत में एंटर करती है? ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सियांग। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है? एक तो है दिबांग और दूसरी है लोहित। दिबांग रिवर एंड लोहित रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो इसकी बहुत सारी हैं, जैसे सुबनसिरी हो गई, सुबान सिरी, मानस हो गई, तीसा हो गई। ये सारी इसकी क्या है? ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये फिर यहां से कहा जाती है? ये एंटर करती है असम में। और असम में इसे क्या बोला जाता है? असम में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माजुली। माजुली एक रिवराइन आइलैंड है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बाकी ये होकर गुजरती है अरुणाचल प्रदेश और असम में। लेकिन टच किस किस को करती है? टच करती है ये मेघालय को, पश्चिम बंगाल को। और इधर से ये जो गंगा आ रही है, ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसे बोला जाता है पद्मा। और ये जब दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं तो इसे बोला जाता है मेघना। और ये फिर कहां गिर जाती है? ये गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। और यहां ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो ब्रह्मपुत्र किस में फ्लो नहीं होती? अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है, तो ये आंसर नहीं है। असम में भी फ्लो होती है, ये भी नहीं है। वेस्ट बंगाल में फ्लो नहीं होती पर टच करते हुए निकलती है, तो ये भी इसका ऑप्शन है। उड़ीसा, उड़ीसा बिल्कुल नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आप देखो लोकेशन से भी देख सकते हो ना। आप ज्यादा आइडिया, उड़ीसा इधर नीचे की तरफ है और यहाँ ये देखो वेस्ट बंगाल पास में ही है, अरुणाचल पास में, और यहाँ पर असम भी पास में ही है। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ओडिशा तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसका आंसर है ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वुड यू फाइंड द मसंजोर डैम? निम्नलिखित कौन सी नदी पर मसंजोर बांध स्थित है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रिवर बहती है झारखंड में। और इस नदी पर सबसे फेमस है हिंड्रू फॉल। क्या फेमस है? हुंड्रू फॉल्स। और स्वर्ण रेखा नदी पर डैम कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है चांदिल डैम। चांदिल डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर।
ये मसंजोर डैम किस नदी पर है? ये है ऑप्शन नंबर 2 मयूराक्षी नदी पर। और ये जो मयूराक्षी नदी है ये भी कहाँ बहती है? झारखंड में। रूपनारायण नदी ये कहाँ बहती है? ये बहती है बंगाल में। और अजय नदी कहाँ? अजय नदी भी झारखंड बिहार में। इसका आंसर है मयूराक्षी रिवर। और यहां आप ये देख रहे हैं ये कौन सा डैम है? ये है मसंजोर डैम। कौन सी नदी पर है? ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है मयूराक्षी रिवर। कौन सी रिवर? मयूराक्षी रिवर। तो इसका आंसर है मयूराक्षी रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट सुटेबल टू बी ग्रोन इन लैटेराइट सॉइल? निम्नलिखित में से कौन सी फसल लैटेराइट मिट्टी में उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सॉइल किसे कहते हैं? तो अर्थ की क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सॉइल। अब ये सॉइल बनती कैसे है? तो ये जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पेरेंट रॉक्स बोलते हैं इन्हें। ये जो पेरेंट रॉक्स होती हैं इनमें एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं विदरिंग। और इस पर टेम्परेचर प्रेशर के कारण क्या होता है कि ये ऊपर की रॉक होती है इनमें क्रैक्स पड़ते हैं। अब क्रैक्स पड़ेंगे तो ये टूटती है, फिर झड़ती है और इरोजन के थ्रू ये कहाँ? रिवर्स में आती है। और रिवर्स क्या करती है? इनको ऐसे डिपॉजिट करने लगती है साइड्स पर। और ऐसे करके क्या बनती है? ऐसे करके मृदा बनती है। और भारत में कितने मेजर टाइप्स हैं मिट्टी के? तो ये हैं 8 मेजर टाइप्स। जिसमें से हमें कितनी पढ़नी होती हैं? मेनली हमें पढ़नी होती है एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल। वैसे तो और भी है, माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, पर मेनली हमको ये पढ़नी होती है। एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल होती है ये। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। लगभग 40% जो एरिया है भारत का वो किसने कवर कर रखा है? एलुवियल सॉइल ने। रेड सॉइल, ये रेड जो कलर है ये इसे मिला है आयरन ऑक्साइड की वजह से। और ये कौन से रीजन में होती है? ये होती है तमिलनाडु, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। और ये कौन से जोन में होती है? ये होती है पीडमोंट जोन में। जैसे ये पर्वत है, इसकी एक साइड होती है विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड। अब ये विंडवर्ड साइड क्या होती है? यहाँ पर बादल आते हैं और इनसे टकरा के सारी बारिश यहीं कर देते हैं और इस साइड बारिश नहीं होती। तो जो ये रेनफॉल जहां सबसे कम होती है वहां जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? रेड सॉइल होती है। और इसका कलर येलो हो जाता है जब इस पर पानी पड़ता है, तो ये किस कलर की हो जाती है? पीली कलर की। लैटेराइट सॉइल, ये जहां हाई रेनफॉल वाला रीजन होता है ना वहां होती है ये। और ब्लैक सॉइल इसे ही हम कहते हैं रेगुर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है कॉटन की। और ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल्फ प्लगिंग कैरेक्टर। ये सेल्फ प्लगिंग का मतलब क्या है? यानी ये जब सूखी होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और जब बारिश पड़ती है कुछ भी होता है तो ये अपने आप क्ले की फॉर्म में हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है। तो अपने आप अपनी जुताई कर लेती है, मतलब किसी की जरूरत नहीं है। तो इसे इसलिए क्या कहते हैं? सेल्फ प्लगिंग सॉयल। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो लैटेराइट है, लैटेराइट में टी, कॉफी और ग्राउंडनट इनकी फसल अच्छी होती है। लेकिन ये जो जूट है, जूट के लिए जो सॉइल इंपॉर्टेंट है वो है एलुवियल, ना कि लैटेराइट सॉइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य लेखक कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसको प्रेजेंट करते हैं भारत के वित्त मंत्री। और कहां प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं इसको पार्लियामेंट में। और आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया यूनियन बजट से पहले पेश किया जाता है। सबसे पहले कौन सा पेश होगा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, फिर पेश किया जाएगा यूनियन बजट। तो प्रेजेंट बिफोर यूनियन बजट। और इसको तैयार किसकी देखरेख में किया जाता है? तो इसको प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में। तो जो प्रिंसिपल ऑथर है वो कौन है?
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? वाटर, एयर, बेकिंग सोडा या कॉमन सॉल्ट? वाटर का कंपोजिशन क्या होता है? वाटर का कंपोजिशन होता है H2O। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक फिक्स प्रपोजिशन में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? वो पानी बनाते हैं, यानी वाटर बनाते हैं। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब यहां पर कौन कौन से मॉलिक्यूल कंबाइन है? तो यहां पर सोडियम का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये एक फिक्स प्रपोजिशन में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? बेकिंग सोडा। अब तीसरा है कॉमन सॉल्ट, NaCl। इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन का भी मॉलिक्यूल है। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कॉमन सॉल्ट। अब बात करें हम एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, CO2 होती है, लेकिन ये एक फिक्स प्रपोजिशन में नहीं होती हैं। ये इनके मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं करते हैं, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाते। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स कैन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द RBI? निम्नलिखित में से किस दर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं? ऑप्शन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट या रेपो रेट। तो एक एक करके इन सभी टर्म को मैं समझाता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट समझने के लिए मैं इसको RBI कह देता हूं, और ये हो गया बैंक। ये बैंक का कर्मचारी है और ये RBI का कर्मचारी है। तो क्या होता है? RBI बैंक को लोन देता है, और ये जो लोन होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो इस पर कुछ गिरवी नहीं रखा जाएगा, कोई मतलब कोलेटरल नहीं होगा। यानी विदाउट कोलेटरल जो लोन दिया जाता है RBI के द्वारा बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट लेता है RBI बैंक से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक रेट। ये हो गई बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म में हो गई। अब अगर ये जो टर्म है ये शॉर्ट होता, यानी जरूरी थोड़ी है कि बैंक को हमेशा लंबे समय के लिए लोन चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि शॉर्ट टर्म के लिए उधार चाहिए होता है। तो वो शॉर्ट टर्म के उधार के लिए जो RBI बैंक को लोन देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है, कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, तो इसमें जो है कोलेटरल रखना पड़ता है, मतलब गिरवी रखना पड़ता है। अब ये हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म, यानी 2 साल 3 साल के लिए चाहिए। फिर हमने शॉर्ट टर्म की भी बात कर ली कि उधार चाहिए भाई, 5 दिन के लिए दे दे, 10 दिन, 6 महीने के लिए, या 5 महीने 4 महीने के लिए उधार दे दे। अब एक उधार होता है कि आज दे दे यार, कल लौटा दूंगा, यानी ओवरनाइट लोन। ओवरनाइट लोन बोल लो या फिर इसे 24 आवर लोन बोल लो। तो ये जो RBI ओवरनाइट लोन देता है कि आज दिया कल उधार वापस चाहिए मुझको, तो ये जो बैंक को देता है RBI, इसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी बैंक को जब कुछ फाइनेंस का बहुत इश्यू हो जाता है और रातों रात मतलब उसको लोन चाहिए होता है, तो वो जो बैंक के पास जाता है RBI के पास, तो वो कौन से रेट पर देता है? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर देता है। यानी जब बैंक का कुछ डिपॉजिट्स या किसी भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें मिसमैच या कुछ होता है और उसे अर्जेंसी होती है लोन की, तो वो RBI के पास जाता है। तो RBI उसे ओवरनाइट लोन देता है, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये CRR क्या होता है? इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो बैंक होता है इसके पास कुछ डिपॉजिट्स आते हैं, ये जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं इसका कुछ हिस्सा, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं कि इसके पास डिपॉजिट्स आए 100 रुपए, तो 100 रुपए में से मान लो 10% है जो CRR RBI के पास बैंक को रखना पड़ेगा। तो इस 100 रुपए का ये जो 10 रुपए, 90 रुपए अपने पास रखेगा और 10 रुपए किसके पास जमा करा देगा? ये 10 रुपए RBI के पास जमा करा देगा।
लेकिन इस पर आरबीआई बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। और ये ऐसा करता क्यों है? 10 रुपए अपने पास क्यों रख रहा है? इसके पास 90 रुपए क्यों छोड़ता है? ये इसलिए ऐसा करता है कि मान लो कल को बैंक करप्ट हो गया या बैंक में कुछ भी इश्यू हो गया, तो बैंक के जो कस्टमर हैं उनको पैसा वापसी में दिक्कत ना आए या उससे रिलेटेड कुछ भी समाधान करना हो तो आरबीआई कर पाए। इसलिए कुछ कैश का रेशियो जो है आरबीआई अपने पास रखता है। तो ये चारों टर्म आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में एक ही वर्ड पे हमको फोकस करना है, ओवरनाइट। रातों रात के लिए आरबीआई से लिया गया कमर्शियल बैंक के द्वारा जो फंड है उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड डैश आर रिलीज्ड इनटू द एयर। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और अदर ऑक्साइड्स हैं, ये एनवायरनमेंट में कब पहुंचते हैं? ये एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। इस एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी गैसेस पहुंचती हैं? एक पहुंचती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी पहुंचती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसकी वजह से क्या होता है? ये दोनों गैसेस कंबाइन कर जाती हैं वाटर वेपर्स के साथ। अब ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन की, अब की बार जो बारिश होगी उस बारिश का जो पीएच होगा वो 5.6 से नीचे होगा। जो 5.6 पीएच की जो बारिश होती है वो नॉर्मल बारिश होती है। इससे नीचे के पीएच पर मतलब 5.6 से नीचे की जो रेन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी एसिड रेन। अब इसका नुकसान क्या है? इससे हेल्थ इश्यू भी होते हैं। इससे जो बिल्डिंग्स होती हैं या आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनको नुकसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल, उसका जो रंग है वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। बाकी सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये जो एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, एक साथ इंटरकनेक्ट होती हैं। तो कई लोगों को लगता है कि एयर पॉल्यूट हो रही है, ये हो रहा है, इससे क्या ही होगा। ये कहीं ना कहीं पूरे वातावरण को दूषित करता है। ये जो आपका डैमेज्ड कार वगैरह जो होती हैं जिनके इंजन में प्रॉब्लम होती है जिससे धुआं निकलता है उससे, और जो मिल्स वगैरह होती हैं जिनमें चिमनी फिल्टर्स नहीं होते उनसे जो एयर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से देखो कितना नुकसान होता है। तो इसका आंसर है कौन कौन सी गैस होती है? एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन? तो थोड़ा मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया का वेक्टर कौन होता है? वेक्टर बोलते हैं या फिर इसे ही कैरियर बोलते हैं। तो मलेरिया का जो वेक्टर होती है वो होती है एनोफिलीज मॉस्किटो। कौन सा मच्छर? एनोफिलीज मच्छर। इसकी वजह से क्या होता है? अब ये मच्छर है क्या जिसकी वजह से मलेरिया होता है? नहीं, मच्छर तो एक कैरियर है। वो कैरी करता है एक पैरासाइट जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। यही कारण होता है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। अब ये होता क्या है? ये जाकर लीवर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो पैरासाइट है, कौन सा पैरासाइट? प्लाज्मोडियम। ये मल्टीप्लाई करता है लीवर में और फिर किसे इन्फेक्ट करता है? फिर ये इन्फेक्ट करता है आरबीसी को, और ऐसे करते करते ये पूरे ब्लड सिस्टम को जो है इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं, तेज बुखार आना, नोजिया, ये सब इसके सिम्टम है। ये तो हो गई बीमारी इसके कैरियर की बात। अब इसके लिए मेडिसिन जो होती है वो कहाँ से मिलती है? तो एक फेमस ट्री है जिसका नाम है सिंचोना ट्री। सिंचोना ट्री की बाक से एक सब्सटेंस है जिसका नाम है क्विनाइन। ये क्या है? ये एक मेडिसिनल सब्सटेंस है जो किस में यूज होता है? ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। कौन सा? क्विनाइन। और कहां से मिलता है? सिंचोना बाग से। सिंचोना ट्री, उसकी बाग जो छाल होती है उससे मिलता है क्विनाइन सब्सटेंस। वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
तो मलेरिया किस पैरासाइट की वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। साउंड वेव्स एंड सीज्मिक पी वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स? ध्वनि तरंगे और भूकंपीय पी तरंगे किस प्रकार की तरंगों के उदाहरण हैं? ट्रांसवर्स वेव के, अनुप्रस्थ तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे या मैटर वेव्स? इसका आंसर करने से पहले थोड़ा मैं अर्थक्वेक के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जमीन में जहां से अर्थक्वेक यानी भूकंपीय तरंगे उठती हैं उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर। और सबसे पहले ये अर्थ सरफेस पे जिस पॉइंट पर पहुंचती हैं उसको बोला जाता है एपिसेंटर। अब ये जो वेव्स हैं जो अर्थ के नीचे होती हैं इन्हें बोलते हैं सीस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे। ये जो अर्थ के अंदर दो तरीके की होती हैं, ये अर्थ है इसके नीचे की तरफ, एक होती है पी वेव्स और दूसरी होती हैं एस वेव्स। अब ये पी वेव्स और एस वेव क्या होती हैं? पी वेव्स को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स को बोला जाता है सेकेंडरी वेव्स। ये जो पी वेव्स होती हैं ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये मूव कैसे करती हैं? ये जो पी वेव्स होती हैं ये बिल्कुल साउंड की तरह मूव करती हैं। साउंड भी जो होती है साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, वो भी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। साउंड कैसे मूव करता है? ये पीछे वाला पार्टिकल है, ये आगे वाला पार्टिकल है, ये इसको ऐसे धक्का देगा। अब ये इसको धक्का दिया, इसने आगे वाले को धक्का दिया, ये मतलब ऐसे मूव करती है, ऐसे आगे पीछे ऐसे मूवमेंट होता है इनका। ये फिर अगले वाले को धक्का देगी, ऐसे करते करते ये आगे की तरफ पहुंचती है। और ये जो एस वेव्स होती हैं ये होती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे और किस में होती हैं? जो ये आपकी लाइट वेव्स होती है ना, वो कैसी होती हैं? वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और इनके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? इनके पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, आगे पीछे मूव नहीं करते, ऊपर नीचे मूव करते हैं। बाकी पी वेव्स की बात करूं तो ये सॉलिड में भी मूव करते हैं, ये लिक्विड में भी मूव करते हैं और ये गैस में भी मूव करते हैं। लेकिन ये तरंगे सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं। ये तेज होती हैं, प्राइमरी वेव्स आपकी तेज होती हैं और जमीन पर पहुंचने वाली प्राइमरी मतलब पहली, सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? पी वेव्स पहुंचती हैं। अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये एस वेव्स हैं और ये पी वेव्स हैं। आप खुद देख सकते हो जो पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा शैडो जोन किसका है? तो वो है एस वेव्स का। ये सिर्फ आपका किस में मूव कर रही है? ये सॉलिड में मूव कर रही है। आप देख रहे हो ना, कोर, कोर का जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है। अब यहां पर ये एंटर ही नहीं कर पाती हैं एस वेव्स। ये एस वेव्स कहां रहती है? ये सिर्फ सॉलिड वाले पार्ट में रहती हैं। लेकिन ये जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड में भी मूव करेंगी, ये लिक्विड में भी मूव करेंगी। तो इसका आप देख रहे हो ये जो शैडो जोन है कितना बड़ा है, ये यहां अंदर भी एंटर कर गई कोर में। ठीक है, तो इसका शैडो जोन बहुत बड़ा होता है पी वेव्स का। और एस का कितना होता है? ये सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है और ये पी वेव का जो शैडो जोन है ये छोटा। अब ये तो पृथ्वी के अंदर की बात हो गई। अब ये सरफेस पर आ जाती हैं। जब ये सरफेस पर आ जाती हैं तो इन वेव्स को बोला जाता है एल वेव्स। एल वेव्स कोई अलग नहीं होती, ये जो वेव्स होती हैं जब पृथ्वी पर आ जाती हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? एल वेव्स या लव वेव्स। और सबसे ज्यादा जो उत्पात मचाती हैं पृथ्वी पर वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो होती हैं आपकी एल वेव्स। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो साउंड वेव्स और सीज्मिक वेव्स मैंने बताया आपको, पी प्राइमरी वेव्स ये कौन सी तरंगे हैं? ये आपकी साउंड की तरह मूव करती हैं, आगे पीछे मूवमेंट होता है इनका। तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रुद्रेश्वर पॉपुलर नॉन एज रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन। रुद्रेश्वर जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका? इस टेम्पल के बारे में जाने तो ये बना था 1213 ईस्वी में। कब बना था? 1213 ईस्वी में।
और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनवाया था काकतीय वंश के गणपति देव ने। इसको ऐसे याद रख लो, ये रामप्पा टेम्पल किसका है? शिव भगवान का। शिव भगवान के बेटे कौन थे? शिव भगवान के बेटे कौन है? शिव भगवान के बेटे हैं गणपति महाराज। तो ये टेम्पल भी किसने बनाया है? गणपति देव जी ने बनवाया है। और ये किस डायनेस्टी से थे? ये काकतीय डायनेस्टी के थे। और कब बनवाया था? 1213 ईस्वी में। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें इंक्लूड कर लिया है। और कब इंक्लूड किया था? 2021 में। नॉमिनेशन तो रामप्पा टेम्पल के लिए 2019 में भरा गया था, लेकिन इंक्लूड कर लिया गया है एज ए 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में। और ये रामप्पा टेम्पल है कहां पर? तो यह है तेलंगाना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आप देख सकते हो ये रामप्पा टेम्पल है, और बाकी ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ये स्टार शेप प्लेटफॉर्म है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6 फीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक मातोश्री विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर? निम्नलिखित में से किसने मातोश्री पुस्तक लिखी जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है? अरुंधति सुब्रमण्यम, चेतन भगत, केसी पंत या सुमित्रा महाजन? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई किताबें कौन कौन सी हैं? तो चेतन भगत ने लिखी है 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट। ये किसके द्वारा, ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये चेतन भगत के द्वारा। ये जो मातोश्री बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सुमित्रा महाजन जी के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द सिंगिंग ऑफ पनखीड़ा बाय पीजेंट्स व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेतों में काम करते समय किसानों द्वारा गाए जाने वाले पंखीड़ा गीत से संबंधित है? तो ये कौन से स्टेट के किसान हैं जो ये गीत गाते हैं? ये पंखीड़ा वैसे रेफर किया जाता है लवर को, और ये गीत गाया जाता है राजस्थान के किसानों द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड प्राइमरीली इन अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? लोसुंग फेस्टिवल, तामलाडू, सांकेन या ओजियाले फेस्टिवल? ये जो ओजियाले फेस्टिवल है इसे वांचो ट्राइब मनाती है। और ये वांचो ट्राइब कहाँ की है? ये वांचो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सांकेन फेस्टिवल, सांकेन फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तामलाडू, ये तामलाडू फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश की मिशमी ट्राइब मनाती है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोसुंग फेस्टिवल। लोसुंग फेस्टिवल मनाती है भूटिया ट्राइब। और कहाँ की? सिक्किम की। सिक्किम में 2 ट्राइब है, भूटिया और लेपचा। लेपचा ट्राइब मनाती है नामसुंग फेस्टिवल और भूटिया ट्राइब मनाती है लोसुंग फेस्टिवल। एल से लेपचा तो एल से लोसुंग नहीं होगा, एल से लेपचा तो नामसुंग और भूटिया लोसुंग फेस्टिवल। कौन से स्टेट में मनाया जाता है? सिक्किम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन प्लेज द तबला? निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन तबला बजाता है? बहुत ही इजी है। अली अकबर खान, ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं सरोद। इनके अलावा कौन है? इनके अलावा है अमजद अली, अलाउद्दीन खान। तो ये इसका आंसर नहीं है। अली अकबर खान क्या बजाते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सरोद। जाकिर हुसैन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करना। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी वही इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो इनकी बेटी अनुष्का शंकर बजाती हैं। परवेज खान ये रिलेटेड है इससे। विलायत खान,
तो ये सभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वो है सितार। रामनाथ राघवन ये बजाते हैं मृदंगम। ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होता है, एक तो ढोलक होती है वो ऐसी होती है कुछ, है ना, पर ये जो मृदंगम होता है वो थोड़ी सी पतली होती है और लंबी होती है। ठीक है, ये साउथ इंडिया में बजाई जाती है। तो मृदंगम, रामनाथ राघवन किससे रिलेटेड है? मृदंगम से। पंडित रविशंकर सितार, अली अकबर खान ये सरोद से, जाकिर हुसैन तबला से। तबला से और कौन कौन रिलेटेड है? अल्लाह रखा, विक्रम घोष, निखिल घोष, अनोखे लाल मिश्रा, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी तबला से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन 2 जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से राज्य और उसके अनुरूप शास्त्रीय नृत्य शैली का सही युग्म चुनिए। तो कथकली तमिलनाडु में नहीं। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये है केरला का। दूसरा है भरतनाट्यम केरला, ये उल्टा हो गया, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। मणिपुरी, ये तो बहुत ही वाहियात है। मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा उड़ीसी, उड़ीसा से है ओडिसी, और मणिपुरी है मणिपुर का। तो मणिपुर का क्लासिकल डांस मणिपुरी, उड़ीसा का क्लासिकल डांस ओडिसी, और कुचिपुड़ी कहां से? आंध्र प्रदेश से। यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। यहां आप देख सकते हैं ये अटायर होता है कुचिपुड़ी परफॉर्म करते समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन अप्रैल 2025 रीचिंग ए टोटल ऑफ 81.57 मिलियन टन्स। अप्रैल 2025 में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़कर कुल 81.57 मिलियन टन तक पहुंच गया है? 2.4%, 3.6%, 4.2% या 5.1%? तो अप्रैल 2025 में ये कितना हो गया है? 81.57। लेकिन अप्रैल 2024 में कितना था ये? अप्रैल 2024 में था ये 78.71 मिलियन टन। तो अब ये कितना बढ़ गया है? 78 से बढ़कर कितना हो गया? 81.57। तो टोटल कितने परसेंट बढ़ गया? 3.6%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Which initiative has been granted income tax exemption by the CBDT, Central Board of Direct Tax, recently? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने किस पहल को आयकर छूट प्रदान की है? तो ये की है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। ये लॉन्च कब हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 12 अगस्त 2011 को। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 24 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 25। वेयर वॉज वेव्स 2025 द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 कहां शुरू किया गया? न्यू दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता? ये शुरू किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और ये कहां पर है? तो ये जो जियो सेंटर है ये है मुंबई में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। यहां पर आप देख सकते हैं वेव्स 2025, और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हुए, और आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा आपको पढ़कर। बाकी आप सब देख सकते हैं कि जीएस के जो क्वेश्चन हैं जो अब मॉक में वो रिपीट हो रहे हैं, और ऐसा आपके एग्जाम में भी होगा। असल में हो क्या रहा है, इस एनालिसिस के थ्रू आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो चीजें आपको याद नहीं रह पाती थी अब वो धीरे धीरे आपको याद रह पा रही हैं।
इसी वजह से जो मौका एनालिसिस है वो आपका मेन एग्जाम में मार्क्स के बढ़ने में बहुत अहम रोल निभाता है। तो इस एनालिसिस को अच्छे से देखा कीजिए। ठीक है, बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में अगली बार। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।